आइए आज बात करते हैं मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन की ज़िंदगियों के बारे में, ख़ास तौर पर उन आम ख्यालात की जो अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं। उनकी असल हकीकत क्या है? देखें, जब हम हॉलीवुड फिल्मों में मुस्लिम दुनिया को देखते हैं तो अक्सर एक ही तस्वीर नजर आती है ना? एक ऐसी सकाफत जहां बस मजहबी जुनूनी है और जहां औरतों पर तशद्दुद बहुत आम सी बात है। सोचें जरा 1994 की फिल्म ट्रू लाइज के बारे में। इसने तो जैसे एक पूरे खित्ते की एक ही बिल्कुल यकतरफा और मुतासिब तस्वीर बनाकर रख दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर वाकई मुकम्मल है? क्या फिल्मों में दिखाए जाने वाले इन मनाजिर के पीछे कोई और सच भी है? तो आइए इन्हीं सच्चे झूठ की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि हकीकत इन कहानियों से कितनी अलग है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे कानून से जो अक्सर बहस का हिस्सा बनता है। जी हाँ, बात हो रही है गैरत के नाम पर कत्ल की। आइए इस तस्वुर को जरा गहराई में समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि 1990 में इराक में एक कानून बनाया गया और इस कानून ने मर्दों को ये इख्तियार दे दिया कि वो जिनसी बदकारी के सिर्फ शक की बुनियाद पर अपने खानदान की खवातीन को कत्ल कर सकते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं होगी। पहली नज़र में तो लगता है कि ये कानून उन तमाम दकियानूसी ख्यालात को बिल्कुल सच साबित कर रहा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या ये कानून वाकई इस्लामी शरीयत से निकला था? अक्सर लोग तो यही मानते हैं, लेकिन चलें देखते हैं कि सच क्या है। अच्छा, अब यहाँ मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम इस इराकी कानून को कुरानी तालीमात के सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। देखिए, इराक का कानून तो कहता है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर कत्ल कर दो। दूसरी तरफ कुरान जिना के इल्जाम को साबित करने के लिए 4 ऐनी गवाहों की नाकाबिले यकीन हद तक सख्त शर्त लगाता है। और यही नहीं, अगर कोई झूठा इल्जाम लगा दे तो उस पर 80 कोड़ों की सजा है। और सबसे बढ़कर यह कि सजा देने का हक सिर्फ रियासत को है, किसी आम इंसान को नहीं। तो साफ जाहिर है कि यह कानून इस्लाम के नाम पर बनाया तो गया, लेकिन यह इस्लामी उसूलों के बिल्कुल बरअक्स था। तो फिर सवाल यह है कि असल वजह क्या थी? वजह मजहब नहीं बल्कि सियासत थी, खालिस सियासत। यह सद्दाम हुसैन की एक सियासी चाल थी। वो एक कौमी बहरान के दौरान माशरे की पिदरशाही सोच रखने वाले तबके को खुश करना चाहते थे ताकि अपनी हुकूमत बचा सकें। चलें अब एक और जाविये से देखते हैं। हम वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं, साल 1994 में, और देखते हैं कि इस एक साल में इंसाफ की सूरत हाल कैसी थी और क्या वाकई मशरिक और मगरिब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थी। ये टाइमलाइन हमें एक बहुत ही हैरानकुन कहानी सुनाती है। 1994 का साल था और पाकिस्तान हो या अमेरिका, दोनों ही जगह घरेलू तशद्दुद के कुछ बड़े केसेस सामने आए। इन केसेस ने मीडिया में हलचल मचा दी और दोनों मुल्कों के इंसाफ के निज़ाम को कटहरे में ला खड़ा किया। पाकिस्तान में ज़ैनब शरीफ का केस एक तारीखी मोड़ साबित हुआ। पहली बार अदालत ने किसी शौहर की इस दलील को सख्ती से रद्द कर दिया कि उसने गैरत के जोश में आकर बीवी पर तशद्दुद किया और उससे 1-2 साल नहीं, पूरे 30 साल कैद की सजा सुनाई। ये वाकई घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक बहुत बड़ा और अहम फैसला था। लेकिन यहाँ रुक कर सोचने की बात यह है कि क्या इंसाफ की ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान या मशरिक में ही लड़ी जा रही थी? क्या मगरिब में सब कुछ ठीक था? ठीक उसी वक्त वहां क्या हो रहा था? हैरानकुन तौर पर इसी साल अमेरिका की रियासत मेरीलैंड में एक जज ने एक शख्स को अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में सिर्फ 18 महीने की सजा दी। सिर्फ 18 महीने। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन वो बात थी जो जज ने सजा सुनाते हुए कही। उन्होंने कहा, मैं संजीदगी से सोचता हूं कि कितने मर्द ऐसे होंगे जो ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी सजा दिए बगैर वहां से चले जाने की हिम्मत रखते हो। यहाँ ये दोहरा मेयार बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ वो शौहर है जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसे जज की हमदर्दी भी मिल रही है और सजा भी सिर्फ 18 महीने। और दूसरी तरफ उसी अदालती निज़ाम में एक ऐसी खातून है जो सालों से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी और आखिरकार अपने शौहर को मार देती है। उसे 3 साल की कैद सुनाई जाती है। अच्छा, अब एक और अहम मौजू पर बात करते हैं। एक ऐसी चीज जिसे अक्सर मशरिक और मगरिब के दरमियान सकाफती फर्क की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। जी, पर्दा। लेकिन क्या उसके पीछे जो सोच है वो वाकई सिर्फ मशरिक तक महदूद है? आइए देखते हैं। कुछ शिद्दत पसंद नजरियात में पर्दे के पीछे एक खास मंतिक पेश की जाती है। वो ये कि औरत फितरतन गैर मुस्तहकम है और उसकी मौजूदगी मर्दों को भटका सकती है। इसलिए मर्दों के बेकाबू ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का हल ये है कि औरत के जिस्म, उसकी मौजूदगी और उसकी आज़ादियों पर पाबंदी लगा दी जाए। मतलब सारा मसला औरत की मौजूदगी को बना दिया जाता है, मर्द के रवैये को नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि 1990 की दहाई में अमेरिका में भी बिल्कुल इसी तरह की एक बहस जोरों पर थी।
बस उसका नाम अलग था। वहां उसे कहा जा रहा था काम की जगह पर जिनसी हरासमेंट। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1991 का अनीता हिल केस है। जब अनीता ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद एक जज पर जिनसी हरासमेंट का इल्जाम लगाया तो क्या हुआ? उन्हें मीडिया और ताकतवर सेनेटर्स की तरफ से बदनाम किया गया। उनके बारे में कहा गया कि वो थोड़ी सी पागल और थोड़ी सी बदचलन है। पैगाम बिल्कुल साफ था और मंतिक भी वही। अगर दफ्तर में कोई जिनसी तनाज़ा खड़ा होता है तो मसला मर्द नहीं, औरत है। तो हम देखते हैं कि जब बात अफराद और सियासत की हो तो सकाफत के बारे में ये बड़े बड़े यकसां दावे अक्सर टूट जाते हैं। दकियानूसी ख्यालात को असल में तोड़ती हैं हकीकी इंसानों की कहानियां। आइए मिलते हैं ईमान अल बदाख से, एक गैर शादीशुदा मगरबी लिबास पहनने वाली कुवैती इंजीनियर जो अपने मुल्क की एक कौमी हीरो हैं। उनकी शख्सियत और कहानी हर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती है। जरा उनकी कहानी सुनिए। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और मुल्क के रहनुमा भाग गए तो ईमान वहीं रहीं लड़ने के लिए। उन्होंने इराकी कब्जे के खिलाफ खवातीन के मुजाहिरों की क़यादत की और खुफिया मुजाहमती तहरीक का हिस्सा बनी। यहाँ तक कि वो कुवैती कैदियों की खैरियत मालूम करने के लिए अकेले दुश्मन के गढ़ बगदाद तक पहुँच गईं। लेकिन जब कुवैत आज़ाद हुआ तो उनकी अपनी ही हुकूमत ने, जो वापस आई थी, ईमान जैसी बहादुर हीरो समेत तमाम खवातीन को वोट के हक से महरूम कर दिया। उनकी कहानी ये बताती है कि उनकी जिद्दोजहद किसी सकाफत से नहीं बल्कि अपने ही मुल्क के पदरशाही सियासी निज़ाम से थी। तो इन तमाम कहानियों और मिसालों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? आखिर इस सबका नतीजा क्या है? आइए कुछ अहम नुकात पर बात करते हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि असल जड़ अक्सर इस्लामी सकाफत का कोई यकसा तस्वुर नहीं बल्कि पितरशाही निज़ाम, सियासी खेल और दुनिया भर में मौजूद जिनसी इम्तियाज हैं। ये मसाइल सिर्फ मशरिक के लिए खास नहीं, मगरिब में भी इनकी गहरी जड़ें हैं। याद रहे कि इक्वल राइट्स अमेंडमेंट की नाकामी के बाद अमरीकी खवातीन के पास भी आईनी मसावात की जमानत नहीं थी और इसके बरक्स 1990 की दहाई तक 3 मुस्लिम अक्सरियती जमहूरी मुल्कों पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश में खवातीन वजीर आज़म मुंतखब हो चुकी थीं। तो आखिर में ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब कभी मुस्तकबिल में एक मुस्लिम मुल्क की कोई खातून वजीर आज़म अमरीका की खातून सदर से हाथ मिलाएंगी तो एक गहरा सवाल पैदा होता है कि इस वक्त आखिर किस को किस से सीखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये वो सवाल है जो तरक्की, बरतरी और सकाफत के बारे में हमारे तमाम पहले से कायम शुदा ख्यालात को चैलेंज करता है।